हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम अपना पार्ट है जो सेकंड पार्ट इंट्रोडक्शंस को कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने सोचा था कि जो लास्ट टाइम वीडियो आई थी इसके ऊपर कंसेप्ट ऑन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम कि उस पर मैं आपको ये पूरा टॉपिक करवा देता जिसमें इंट्रोडक्शन थी, बट उसमें नहीं हो पाया, कुछ स्टोरेज की कमी से एरर आ रहा था, इसलिए मैंने उसको एक ही पेज पे स्टॉप कर दिया था। तो यहाँ तक हमने ये चीज़ देख ली थी कि 1949 में कमेटी बनाई गई आफ्टर इंडिपेंडेंस द्वारा, जिसके जो किसके चेयरमैन की शिप थे प्रोफेसर BC महलनोबिस और कुछ अदर भी जो इनके मेंबर थे, जिनका प्रोफेसर BK राव, RB राव था और डॉक्टर गिडगिल था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है फ्रेंड्स? सबसे पहले जो भी हमारे इस चैनल पे न्यू है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली कोई भी न्यू वीडियो की अपडेट हो अब तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए इसको करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट रिपोर्ट थी जो इस कमेटी की, जो मैंने रिसेंटली बनाई गई, 1951 में आई और फाइनल रिपोर्ट न्यू सीरीज़ में 1954 में आई। ठीक है, इतना नहीं पूछा जाएगा आपको, बस आपसे ये पूछना है कि जो 1949 में कमेटी बनी जिसके चेयरमैन थे BC महलनोबिस और BK राव, प्रोफेसर डॉक्टर गिडगिल भी थे। तो ठीक है, तो इन्होंने जो एस्टिमेट किया था नेशनल इनकम का वो 1949 का था, और इसका जो एस्टिमेट था वो था 8,710 करोड़ रुपया इसका नेशनल इनकम थी। और पर कैपिटा इनकम की अगर मैं बात करूँ 225 थी। ठीक है, ये चीज़ें आपको बेसिक याद रखनी है। पर कैपिटा इनकम कैसे निकलती है? पर कैपिटा इनकम टोटल इनकम और टोटल पॉपुलेशन किसी भी कंट्री की हो, ठीक है, उस तरह से इस चीज़ को ध्यान में रखना। सिंस 1955 में क्या हुआ? नेशनल इनकम प्रिपेयर्ड बाय CSO। 1955 से क्या हुआ कि नेशनल इनकम थी जो उसको प्रिपेयर करना, यानी कि इसको बनाना किसने स्टार्ट कर दिया? CSO ने, यानी कि सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन, इस मिनिस्ट्री द्वारा ये किया जाता था। और उसके बाद CSO जब सेटअप कब हुआ था? सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सेटअप हुआ था 2 मई 1951 में, और 1955 को इसको फॉर्म में लाया गया। ठीक है, इतना याद रखो। उसके बाद सेंट्रल स्टैटिकल यूनिट, तो जो CSO था इसका जो पहले नाम था, आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसका जो नाम था सेंट्रल स्टैटिकल यूनिट था 1949 में, विच वाज लेटर 1951 में उसका नाम चेंज करके CSO कर दिया, जो कि 1951 में आया। फॉर्म में कब लाया गया? 1955 में। ठीक है, ये याद रखो। उसके बाद नेशनल स्टैटिकल कमीशंस NSC, ये भी सेटअप कर दी गई। कब की? 1 जून 2005 को की थी। फॉर प्रमोटिंग स्टैटिकल नेटवर्क इन द कंट्री, मतलब कि जो स्टैटिकल नेटवर्क होगा उसको प्रमोट करने के लिए कंट्री में किसकी रिकमेंडेशन पे की थी? संघ C रंगराजन कमीशन द्वारा। तो ये उस टाइम के इसके मिनिस्टर थे। नेशनल इनकम यूज़, नेशनल इनकम का यूज़ किस किस के लिए होता है? ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है और आपको आ भी सकता है। ये वो आपके दिमाग में होना चाहिए, जनरल नॉलेज भी होना चाहिए कि नेशनल इनकम का हम करते तो हैं नेशनल इनकम, पर किस काम के लिए होती है, क्या रीज़न होता है, किसके लिए यूज़ होती है। देखिए, एक तो साइज़ किया कब मेजर किया जाता है इकॉनमी का, कि हमारी इकॉनमी है जो कितनी कमा रही है, मतलब कि हमारी कंट्री की कितनी एक इनकम है। ठीक है, लेवल ऑफ कंट्री इनकम, जब भी कोई नेशनल इनकम निकाली जाती है कंट्री की, तो उसको हम इंटरनेशनल कंट्री के साथ मेजर करेंगे, तो उससे पता चलता है कि हमारी इकॉनमी है वो कौन सी पोजीशन पे है। ठीक है, उसके टू नो द स्ट्रक्चर्स एंड कंपोजिशन ऑफ NI, तो स्ट्रक्चर्स पता चलता है और कंपोजिशन पता चलता है NI का। ठीक है, नेशनल इनकम का। टू मेक द इंटरनेशनल कंपैरिजन, ये मैंने बता दिया। और पीपल लिविंग स्टैंडर्ड, जिस कंट्री की नेशनल इनकम स्ट्रांग होगी तो वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा। ठीक है, टू ट्रेस द स्पीड और ट्रेंड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन रिलेशन टू प्रीवियस ईयर्स एज वेल एज द अदर कंट्री। देखिए, अगर क्या हुआ 2000, मान लो 2019 में मेरी नेशनल इनकम जितनी भी आई, चलो 10 करोड़ आई। ठीक है, इतनी आई, इससे ज़्यादा होगी, 10 करोड़ आई मेरी नेशनल इनकम हमारी कंट्री की, इंडिया की। पर जो 2020 में आई वो आई आपकी 20 करोड़, यानी कि हमारी जो नेशनल इनकम थी वो इंक्रीज़ कर गई, यहाँ पे 50% हो गया, इसका डबल हो गया। तो अब क्या होगा, लोगों का मतलब 2020 में लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा, 2021 में अच्छा स्टैंडर्ड होगा, क्योंकि हमारी कंट्री के पास पैसा होगा। ठीक है, लोगों के पास पैसा होगा। मैंने बता दिया था कि कौन कौन सा पैसा यहाँ पे लगेगा, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।
उसके बाद कुछ टर्म्स होती हैं इकोनॉमिक्स की जो आपको याद रखनी होती हैं इसमें नेशनल इनकम में। ये बाद में आप इनको नेग्लेक्ट मत करना, इनको एक बार पढ़ लो क्योंकि ये आपको काम में आएंगी। डेप्रिसिएशंस क्या होता है? डेप्रिसिएशंस वो होता है लॉस ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट लाइक वेयर एंड टेयर। यानी कि आपने एक फ़ोन लिया 2020 में आपने फ़ोन लिया, ठीक है। 2020 में फ़ोन आपने कितने का लिया? आपने फ़ोन लिया 10,000 रुपये का। ओप्पो का रख लो, वीवो का रख लो, ठीक है। 2021 में आपने वो फ़ोन बेच दिया किसी को, वो बेचा आपने 7,000 का। क्यों बेचा? तो क्योंकि ये जो 3,000 का यहाँ पे हुआ वो आपका डेप्रिसिएशन हुआ, क्योंकि लॉस करती है जो वैल्यू किसी फिक्स एसेट की, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट चलिए, अब ग्रॉस क्या होता है? ग्रॉस वो आपकी वैल्यू आ गई, जैसे आपने मार्केट में 2020 में आपने फ़ोन लिया वीवो का तो आपको 10,000 का मिला, ये इसकी ग्रॉस वैल्यू होती है, ठीक है। ये इसकी ग्रॉस वैल्यू आ गई, नेट वैल्यू होती है। अब नेट वैल्यू क्या होती है? नेट वैल्यू होती है ग्रॉस, नेट को जब हम ग्रॉस वैल्यू से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आपकी नेट वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे मैंने 7,000 बताया वो आपकी नेट वैल्यू थी, और 3,000 रुपये जो इसका डेप्रिसिएशन हुआ वो आपका डेप्रिसिएशन ही था, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू समझ लगते हैं। यहाँ पे मैंने बाइक की एग्जाम्पल ली है। इन 2015 में एक बंदे ने बाइक ली जिसकी ग्रॉस वैल्यू थी 80,000, ठीक है। 2021 में क्या हुआ? द वैल्यू ऑफ द बाइक इज़ 40,000, ठीक है। 40,000 अब उसकी वैल्यू होगी क्योंकि नेट वैल्यू उसकी 40,000 होगी। अब ग्रॉस वैल्यू कितनी थी? 80,000, नेट वैल्यू होगी 40,000। डेप्रिसिएशन कितना आया? ग्रॉस माइनस नेट इक्वल टू डेप्रिसिएशन। अगर आपके पास डेप्रिसिएशन 40,000 है, नेट इतना है, तो ग्रॉस आप ऑटोमेटिकली निकाल दो, इसको प्लस कर दो, आपका 80,000 आ जाएगा। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? फैक्टर कॉस्ट आपकी वो होती है जब आप कोई प्रोडक्ट रेडी करते हो उसके लिए जो आपकी लैंड, लेबर, रेंट जो भी लगता है उसको हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। मार्केट कॉस्ट, मार्केट प्राइस क्या होती है? मार्केट कॉस्ट क्या होती है? मार्केट प्राइस आपका वो होता है जिसमें आपके इंडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होते हैं, जैसे जीएसटी लगता है, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स वगैरह लगती हैं। दिस टैक्स रेज द प्राइस ऑफ द गुड्स इन द इकॉनमी। जो भी इकॉनमी में गुड्स आता है उसके जो प्राइस को रेज कर देता है, ठीक है। जब आपने कोई मान लो आपने, आपकी फैक्ट्री है फ़ोन की, ठीक है। आपकी फैक्ट्री है फ़ोन की, आपने फ़ोन बनाया, फ़ोन बनाया आपको, फ़ोन बड़ा जो इस पर मटेरियल लगा वो लगा 5,000 का, ठीक है। जो भी इस पर ये लगी आपकी फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि इसमें आपको मटेरियल जो लगा है, ठीक है, लेबर लगी है, जो भी आपकी इस फैक्ट्री में इस पर जो कॉस्ट लगी है वो लगी। अब जब ये मार्केट में आएगा इस पर जीएसटी वगैरह लगेगा, ठीक है। जब भी आप फ़ोन लेते हो उस पर दिखा था ना 18% जीएसटी, कोई भी फ़ोन लेते हो तो वो आपका फ़ोन तो आपको 7 तक मिलेगा, कितना ही मिल सकता है, बट उस पर जीएसटी वगैरह जो लगते हैं उस पर इसका मार्केट प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि उस पर इनडायरेक्ट टैक्स की इम्पोस्ट होते हैं। क्लियर है? इनडायरेक्ट टैक्स होते क्या हैं वैसे? इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं टैक्स विच आर इम्पोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, जो इम्पोर्ट करती है गवर्नमेंट को प्रोडक्शन फॉर सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस, एग्जांपल जीएसटी। जब भी आप कोई बिस्किट या कुछ भी लेने चाहोगे तो आपको ये जो टैक्स होते हैं ये कंज्यूमर पे करता है, ठीक है। जब भी आप कुछ प्रोडक्ट खरीदते हो, जैसे आपने फ़ोन लिया, जीएसटी तो आपको ही पे करना पड़ेगा वहाँ पे 80%, दुकानदार थोड़ी करेगा, ये तो आपको करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स है, ये हमें पता नहीं चलता बट हम टैक्स देते हैं। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाले जो भी हैं, टैक्स का तो आपको पूरा चैप्टर ही दिया है वहाँ पे अकाउंटेंसी में, तो वो अच्छा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अच्छा है। तो मान लो कि मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे आपको जीएसटी से आने वाले। हाँ जी, सब्सिडीज़ क्या होती हैं? देयर आर द इकोनॉमिक असिस्टेंट, ये एक इकोनॉमिक हेल्प देती हैं, गवर्नमेंट द्वारा होती हैं, तो फर्म और हाउस होल्ड को मिलती हैं विद दी मोटिव ऑफ द जर्नल्स ऑफ जनरल वेलफेयर के लिए, जैसे कि एलपीजी सब्सिडीज़ वगैरह मिलती हैं। जैसे कि रिसेंटली 800 का सिलेंडर था, गैस सिलेंडर एचपी का, ठीक है, और उस पर 250 रुपया सब्सिडी मिलती थी, या 225 इतनी इसको सब्सिडी लोगों को मिलती थी। सब्सिडी वगैरह मिलती थी बट जो सब्सिडी थी यही तो थी, इनको जो सब्सिडी वगैरह मिलती थी इनको प्रॉफिट था। नेक्स्ट चलिए, बस वीडियो ख़त्म होने वाला है। हाँ जी, हो गया। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? एक तो पढ़ा हमने इनडायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जैसे इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि आपको जीएसटी देना पड़ा गैस सिलेंडर के लिए, ठीक है। जीएसटी तो दिया आपने 80%, बट आपको सब्सिडी भी तो दे रही है गवर्नमेंट,
अब जो सब्सिडी निकाल के जीएसटी मतलब जो भी आपने इसकी रकम पे की है, सब्सिडी जो निकलेगी, जो पीछे बचेगा वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होगा। क्लियर है। उसके बाद मार्केट प्राइस किस तरह से निकलता है, फैक्टर कॉस्ट जो कि 5000 थी, मैंने बताया आपको फ़ोन बनाने की। इंडेक्स टैक्स जीएसटी वगैरह लगा, ठीक है, जीएसटी लगा लो, कोई लगा, इसका 80% कितना होगा, 10% से 500 और 50 से 40, ठीक है, 900 इसका अगर मैं बोलूँ जीएसटी लगता है इसका। तो सब्सिडी भी दे मिलेगी जो आपको, उसको आप माइनस कर दो, 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ सब्सिडी रख दो, तो जो भी आपका निकलेगा वो आपका मार्केट प्राइस होगा। ठीक है ना। फैक्टर कॉस्ट किस तरह से निकलता है, फैक्टर कॉस्ट आपको पता है जो लगी होती है आपकी 5000 जो आपको फ़ोन बनाने में लगा, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपके ये हो गए, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़ होते हैं। होप सो यहाँ तक सबको क्लियर आया हो। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब आपको टॉपिक है कंसेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ये थी हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन जो कि आपको पढ़ाना ज़रूरी थी। कंसेप्ट क्या क्या हमने नेशनल इनकम के अकॉर्डिंग पढ़ना है, एक तो हमें जीएनपी पढ़ना है, दूसरा हमें एनएनपी पढ़ना है, जीडीपी पढ़ना है, नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट पढ़नी है, पर्सनल इनकम क्या होती है, डिस्पोजल इनकम क्या होती है। ये जो वेरियस कंसेप्ट है ये हमें पढ़ने पड़ेंगे। और एक और कंसेप्ट होता है, उसका नाम है, सर याद नहीं आ रहा, मैंने लिखा है, मैंने 7 हैं ये, ठीक है। एक और होगा, मैं आपको करवा दूंगा उसको नेक्स्ट में। तो दोस्तों ये थी कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन जो आपको नेशनल इनकम के बारे में पता होनी चाहिए। अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको अगर नोट्स चाहिए, ये हैंड राइटिंग मेरे ही नोट्स हैं, तो आप इनकी डिमांड कर सकते हैं। सबसे पहले आप मटेरियल देखिए इनका, ये आपको कहीं से नहीं मिलेगा इस टाइप का मटेरियल, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इसके लिए। ये वाला जो पोर्शन मैंने छोड़ा ये मैंने पढ़ा दिया फर्स्ट वीडियो में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी पूरी फॉर्म में। ओके गाइस, बाय बाय। ट्राई करूँगा, अगर मुझे एमसीक्यूज लगा ना, कौन सी बुक थी वो, लूसेंट की, एमसीक्यूज मिलेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो शाम तक आपको एमसीक्यूज ज़रूर प्रोवाइड करूँगा इसी टॉपिक के आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह से शेयर करें वीडियो को, लाइक भी करें और कमेंट ज़रूर करें।